हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिगम के सिद्धांत में नेक्स्ट कड़ी को पढ़ने जा रहे हैं। हमने थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम एक सामान्य, जिसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस सिद्धांत को कवर करते हैं, जिसे कहते हैं गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत दोनों व्यवहारवादियों के सिद्धांत हैं। इसके बाद में हम संज्ञानवादियों का सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी या कहें गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत एक अच्छा और आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। तो पहले हम इस सिद्धांत के बारे में कुछ समझते हैं, फिर इस गेस्टाल्टवाद की जो विचारधारा है, इसकी सोच है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों में वैसे तो सामान्यतः 4 व्यक्ति आते हैं, लेकिन इस सिद्धांत से संबंधित है उसमें 3 हैं। 3 कौन कौन हैं? तो पहले तो लिखते हैं प्रतिपादक। प्रतिपादक में वर्दीमर, कोहलर, कोपका। सामान्यतः गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक वर्दीमर को माना जाता है और गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का प्रयोगकर्ता कोहलर को माना जाता है। लेकिन अगर एक बात की जाए, सीधा प्रश्न आता है गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद में ये तीनों व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा प्रतिपादक के रूप में की जाती है। एक व्यक्ति आता है चौथा, जिसका नाम है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन प्रारंभिक समय में गेस्टाल्टवाद की विचारधारा का समर्थक था, लेकिन जैसे जैसे गेस्टाल्टवाद अपने विकास की ओर आगे बढ़ा, तो ये गेस्टाल्टवाद की विचारधारा से हटकर कुछ अलग सोचने लग गया और 1917 में 16-17 में गेस्टाल्टवाद से अलग होकर अपना एक अलग से सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ तो बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में 3 व्यक्तियों को ही मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। चौथा जो व्यक्ति है, उसने हटकर क्षेत्र अधिगम सिद्धांत या कहें फील्ड थ्योरी सिद्धांत दिया था। अब इस गेस्टाल्टवाद के कई उपनियम हैं। गेस्टाल्ट का सामान्यतः शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो उसे कहते हैं पूर्णाकार, और इसी आधार पर इस सिद्धांत को पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। पूर्णाकार या गेस्टाल्टवाद का मतलब है किसी भी समस्या के समाधान की संपूर्ण जानकारी व्यक्ति प्राप्त करके उस समस्या के समाधान से संबंधित एक विचार उत्पन्न करता है। उस विचार को हम सूझ कहते हैं। उस विचार से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है पूर्ण रूप से, लेकिन तब तक नहीं कर पाएगा, या कहे तब तक वह विचार नहीं आ पाएगा जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से समस्या को समझ नहीं पाता। इसीलिए सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने के कारण पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में समस्या के पूर्ण रूप से अंशों में डिवाइड न करके समस्या को पूर्ण रूप से समझने पर जोर दिया जाता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत का पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, एक सिद्धांत हमने पढ़ा था स्किनर का, जिसमें मैंने कहा था कि अंश से पूर्ण का सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्किनर अपने सिद्धांत में समस्या का समाधान छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके करने का पक्ष में है, लेकिन गेस्टाल्ट
वादी हैं वो समस्या का समाधान संपूर्ण रूप से समझने के बाद ही करने में विश्वास रखते हैं। समस्या को संपूर्ण रूप से समझकर एक छोटा सा विचार उस समस्या से संबंधित निकालकर प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण समस्या का समाधान कर देता है। इसी कारण सिद्धांत को पूर्ण से अंश का सिद्धांत कहते हैं और समस्या के समाधान के कारण इसे समस्या समाधान का सिद्धांत इस नाम से पूछा गया था कि समस्या समाधान का सिद्धांत कौन व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। तो व्यक्ति कौन है? गेस्टाल्टवादी। कौन है? गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादियों में कौन आते हैं? वर्दीमर, कोहलर और कोपका। वर्दीमर, कोहलर और कोपका। इसके बाद में हम बात करें, इसे इनसाइड थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। या कहें अंतर्दृष्टि का मतलब है इनसाइड, अंदर की ओर झांककर, अंदर कहाँ झांका जाए, अपने अंदर झांककर समस्या का समाधान करना इनसाइड थ्योरी कहलाता है। इन्होंने सिद्धांत को लोगों के सामने प्रस्तुत करना या कहें सिद्धांत का उदय हुआ था, या दूसरे शब्दों में कहें कि गेस्टाल्टवाद का उदय। किसका उदय? गेस्टाल्ट वाद का उदय 1920 में हुआ। गेस्टाल्टवाद का उदय 1920 से माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद की प्रयोग है वो कोहलर महोदय ने किस प्रकार किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया, प्रयोग जिस पर हम करते हैं उसे कहते हैं प्रोजे। प्रोजे कौन था? तो प्रोजे का नाम सुल्तान रखा गया था और सुल्तान नामक वन मानुष को प्रोजे के रूप में स्वीकार किया गया। सुल्तान नामक वन मानुष को प्रोजे के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अब यहाँ बात करते हैं प्रयोग कैसे किया। तो इन्होंने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे के बाहर 3-4 केले रख दिए और सुल्तान को इस पिंजरे के अंदर खड़ा कर दिया। यहाँ दीवार में साइड में एक छड़ी रख दी। केलों की दूरी सुल्तान या पिंजरे से इतनी दूर थी कि सुल्तान केवल और केवल अपने हाथों से केलों को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे ही सुल्तान को पिंजरे में डाला गया, सुल्तान ने केले देखे और अपने हाथ से पिंजरे में डालकर केले प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केले प्राप्त नहीं कर पाया। सुल्तान कन्फ्यूजन में हो गया और वो साइड में बैठ गया। साइड में बैठ के सोचने लग गया कि कौन सा तरीका है जिससे केले प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सुल्तान साइड में बैठकर सोचने लग गया, तभी उसका ध्यान उस छड़ी की ओर जाता है और अचानक से खड़ा होता है, छड़ी को उठाता है और केलों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ सुल्तान केलों को प्राप्त कर लेता है एक छड़ी के माध्यम से और अपने हाथ के माध्यम से। इसके बाद में गेस्टाल्टवादियों ने किया कि केलों की दूरी कुछ और बढ़ा दी, केलों को कुछ आगे और कर दिया और यहाँ पर दूसरी छड़ी और रख दी। जैसे ही सुल्तान को पिंजरे में डाला गया, सुल्तान ने अपना हाथ पिंजरे में दिया और केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केले प्राप्त नहीं हुए। उसने तुरंत छड़ी उठाई बिना सोचे समझे। क्यों उठाई? क्योंकि सुल्तान ने पहले प्रयास किया था छड़ी से केले प्राप्त करने का, लेकिन केले प्राप्त नहीं कर पाया था। तो उसने एक छड़ी उठाई और केलों को प्राप्त कर लिया। एक छड़ी से केले प्राप्त नहीं हो पाए थे, पहले राउंड में एक छड़ी से प्राप्त कर लिए थे। अब दूरी बढ़ गई थी, पहले यहाँ थे और अब यहाँ हो गए। तो सुल्तान ने एक छड़ी को उठाया, कोशिश की, नहीं मिले। तो
तो वो बैठ गया, चारों ओर देखने लग गया, फिर अचानक खड़ा होता है और दूसरी छड़ी उठाता है, दोनों छड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद अचानक से छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और हाथ डालकर केलों को पुनः क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और केलों को अंदर प्राप्त कर लेता है। सुल्तान ने सीख लिया कि एक छड़ी से नहीं तो दो छड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो भी केले प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने केलों की दूरी और आगे बढ़ा दी और यहाँ एक छड़ी और रख दी। सुल्तान को जैसे ही बॉक्स में डाला गया, सुल्तान या कहें मैं सॉरी पिंजरे में डाला गया, तो सुल्तान ने चारों ओर देखा, दो छड़ियाँ थी, दोनों को उठाया, जोड़ा, केले प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं मिली, प्राप्त हुए, तीसरी को उठाया, आपस में जोड़ा और केले प्राप्त कर लिए। अब चाहे कितने ही दूरी पर इनको आगे रखा जाए, केले क्या होते जाएंगे, सुल्तान छड़ियों को जोड़ता जाएगा और केले प्राप्त करता जाएगा। एक प्रयोग तो ये किया था। दूसरे प्रयोग में इन्होंने छड़ी का प्रयोग नहीं किया और एक कमरे का प्रयोग किया। उस कमरे के ऊपर यहां केलों की एक गुच्छी रख दी और कमरे के अंदर सुल्तान को छोड़ दिया। सुल्तान भूखा था, केले देखे, जंप लगाने की कोशिश की केले प्राप्त करने के लिए, केले प्राप्त नहीं हो पाए। सुल्तान एक दो बार जंप लगाया केलों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन केले प्राप्त नहीं हो पाए। इसके कुछ समय बाद सुल्तान वहीं बैठ गया और सोचने लग गया। अचानक उसका ध्यान उन बॉक्सों पर गया, खड़ा हुआ बॉक्सों को केलों के नीचे रखता है और फिर जंप मारता और केले प्राप्त कर लेता है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया कि इन केलों को एक बार प्राप्त करने के बाद कुछ ऊंचाई ऊपर कर दी। अब यहां सुल्तान दूर बैठा वापस आता है, बॉक्स पर खड़ा होता है और उछल के केले प्राप्त करने की कोशिश करता है। केले प्राप्त नहीं होते क्योंकि पहले केले यहाँ थे और केलों की हाइट क्या हो गई, ऊपर हो गई। अब सुल्तान ने साइड में बैठ गया और सोचने लग गया कि कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से केले प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उसने एक बॉक्स को दूसरे के ऊपर रखा और केले प्राप्त कर लिए। अर्थात गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जब तक समस्या को संपूर्ण रूप से नहीं समझा जाता तब तक समस्या का समाधान नहीं किया जाता। जब तक समस्या को सही रूप से समझा नहीं जाता तब तक समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। और समस्या को समझने के बाद उस समस्या के समाधान से संबंधित एक विचार हमारे मस्तिष्क में आता है जिससे हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। यही थ्योरी गेस्टाल्टवादी बताना चाहते हैं। गेस्टाल्टवादी व्यवहारवादियों के कुछ विरुद्ध थे, क्योंकि गेस्टाल्टवादी चिंतन की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, जबकि व्यवहारवादी अभ्यास की बात करते हैं, पुनर्बलन की बात करते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवादी चिंतन, कल्पना, तर्क शक्ति आदि की बात करते हैं कि इन्हीं के माध्यम से समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के उपमहत्व की। तो तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन क्षमताएं आदि को बढ़ाने में क्या है, सहायक है। दूसरा, इसका उपयोग की बात करें तो पहला तो महत्व क्या हो गया, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना करने से संबंधित बालक का चिंतन विकसित होता है। दूसरा, रचनात्मक क्रियाओं में बालक का विकास होता है, क्योंकि बालक समस्या के समाधान के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े व्यक्तियों के लिए यह सिद्धांत
महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत में गणित व भौतिक शास्त्र जैसे विषय पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। यह संगीत कला को सिखाने में सहायक होता है। यह सिद्धांत उच्च स्तरीय शैक्षणिक क्रियाओं में सहायक होता है और व्यक्तियों की मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ये तो है सिद्धांत की मुख्य बातें, इम्पोर्टेंट बातें। एक क्वेश्चन इस सिद्धांत से ज़रूर आता है, चाहे वो कैसा भी हो। एक बार रिपीट करता हूँ, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम है पूर्णाकार का सिद्धांत, तीसरा नाम है समग्रवाद का सिद्धांत और चौथा नाम है पूर्ण से अंश का सिद्धांत, पांचवा है समस्या समाधान का सिद्धांत, छठवां अंतर्दृष्टि और सातवां इनसाइट थ्योरी माना जाता है। गेस्टाल्टवादी हैं वो अपने सिद्धांत में समस्या को पूर्ण रूप से समझकर उसके समाधान पर सर्वाधिक जोर देते हैं। उन्होंने 2 प्रयोग किए, सुल्तान नामक वन मानुष पर एक पिंजरे में बंद करके और एक बॉक्स के अंदर इस प्रकार के प्रयोग किए थे। इसमें प्रयोगकर्ता के रूप में कोलर महोदय को माना जाता है, जबकि प्रतिपादक के रूप में अगर इनमें से ही चुनना हो तो वर्दीमर महोदय को माना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए तीनों का नाम लेके या देकर कौन गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं, तो तीनों ही गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद का उदय 1920 में हुआ। उद्दीपक के रूप में यहाँ उन्होंने क्या लिए? केले लिए और प्रोजेक्ट के रूप में सुल्तान नामक वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया। यह सिद्धांत छोटे बालकों में चिंतन की प्रवृत्ति की न्यूनता होने के कारण बड़े बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्रियाओं की पुनरावृत्ति पर जोर नहीं दिया जाता, जबकि बालक की सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके क्वेश्चन किसी भी स्तर पर कहीं पर भी गलत नहीं करने हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, जिसमें आपके कूट लेविन का सिद्धांत भी शामिल किया जाएगा। तो आगे की क्लास के लिए आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देखते जाएं और जहाँ समझ में नहीं आता कमेंट्स बॉक्स पर आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।